सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रतो रॉय स्कूटर पर स्नैक्स बेचा करते थे, लेकिन किसको मालूम था कि ये आदमी एक दिन 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति वाले ग्रुप का मालिक बनेगा। सुब्रतो रॉय की पोती की अन्नप्राशनम सेरेमनी में सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, मुलायम सिंह यादव, अरुण जेटली से लेकर ऋतिक रोशन और अमिताभ बच्चन तक सब आते हैं। लेकिन ये सुब्रतो रॉय के जीवन की दूसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि इस गलती ने सुब्रतो रॉय के जीवन की सबसे बड़ी गलती की पोल खोल दी थी। जब वाई.बी. रेड्डी आरबीआई के नए चेयरमैन बने तब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, पीयरलेस और सहारा कंपनी को परमानेंटली बंद कर देना। सबके मन में एक ही सवाल था कि सहारा का कोई भी वेंचर सफल तो नहीं हुआ, कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं है, फिर ये 36,000 एकड़ से भी अधिक जमीन खरीदने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। जब सेबी ने सहारा को डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए बोला तो सहारा ने सेबी के ऑफिस के बाहर 127 ट्रक केवल डॉक्यूमेंट्स से भरकर भेज दिए और पूरा मुंबई जाम हो गया। सहारा ग्रुप की इनकम का सिर्फ एक ही मेन सोर्स था जिसके बारे में सबको पता था, लेकिन किसी की छापा मारने की हिम्मत नहीं थी। My next guest is Sahara boss Subrata Roy, one of India's leading business tycoons. He's in a bit of trouble. In fact, that's an understatement. I challenge the whole world that we have not done anything wrong. Not a single fault you can get wrong. नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 2005 में मेरी उम्र 10 साल थी। उन्हीं दिनों महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में 148 रन बनाए। धोनी और अन्य खिलाड़ियों की ड्रेस पर सहारा लिखा हुआ होता था। इसके बाद जब 2013 में सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए तब भी उनकी जर्सी पर सहारा लिखा हुआ था। उन दिनों अक्सर सहारा के कार्यक्रमों को लेकर अखबारों में अलग अलग पन्नों पर उनके बड़े बड़े विज्ञापन आते थे, जिसमें बड़े बड़े नेताओं से लेकर क्रिकेटर, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तस्वीरें सहारा के मालिक सुब्रतो रॉय के साथ दिखती थी। सुब्रतो रॉय के पास अपनी एयरलाइन कंपनी थी, अपने हवाई जहाज थे, आईपीएल की अपनी एक टीम थी, एक फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम में भी शेयर थे। अगर किसी शहर की किसी सड़क से गुजर जाओ, अक्सर सहारा की प्रॉपर्टी या टाउनशिप दिख जाती थी। एक तरफ सहारा ग्रुप के सभी वेंचर या तो फेल हो जाते थे या एवरेज चलते थे, दूसरी तरफ सहारा ग्रुप अरबों की संपत्ति बनाता चला जा रहा था। वैसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर सुब्रतो रॉय का वो सोर्स क्या है जिसके बल पर सहारा ग्रुप 36,631 एकड़ जमीन का मालिक बन गया। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन 4 जनवरी 2010 के दिन नेशनल हाउसिंग बैंक को एक चिट्ठी आती है जो सहारा की इनकम के मेन सोर्स की पोल खोल देती है। और ये चिट्ठी थी इंदौर के एक सीए रोशन लाल के नाम पर। नेशनल हाउसिंग बैंक एक सरकारी संस्था है जो घर मकानों के लिए लोन देने वाली बैंकों और संस्थानों पर नजर रखती है। रोशन लाल ने अपनी चिट्ठी में कहा कि सहारा ग्रुप की 2 कंपनियां हाउसिंग बॉन्ड्स के माध्यम से एक बड़ी गड़बड़ कर रही हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक इस चिट्ठी को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास भेज देती है। सेबी का काम शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट पर निगरानी रखने का है, यानी रेगुलेट करने का है। इन्हीं दिनों सेबी को अहमदाबाद के द प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन समूह की तरफ से भी एक शिकायत मिलती है कि सहारा कंपनी ओएफसीडीज के माध्यम से जनता से गलत तरीके से पैसे इकट्ठा कर रही है। और यहीं से सेबी के कान खुलते हैं और वह सहारा के खिलाफ एक आंतरिक जांच कमेटी बिठा देती है। इसलिए पहले समझते हैं कि ये ओएफसीडीज क्या होते हैं। जब किसी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है या जब किसी से उधार लेती है तो उसके बदले वो एक पर्चा देगी, जिसे कहा जाता है डिवेंचर। डिवेंचर यानी पर्चा देकर उधारी लेने के कई तरीके होते हैं। उनमें से ही एक तरीका होता है जिसे कहा जाता है ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। इस वाले पर्चे में उधार देने वाली जनता को यह ऑप्शन दिया जाता है कि आप फिक्स समय पर, यानी उसके समय को पूरा होने पर 4 साल 5 साल बाद आपका जितना पैसा बनता है, या तो आप वो पैसे ले लेना या उसके बदले कंपनी में हिस्सेदारी भी ले सकते हो। इसी ओएफसीडीज का पर्चा बांट कर सहारा की 2 कंपनियों ने 3 साल के भीतर करीब 3 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। सहारा ने पैसे तो ले लिए औकात से बाहर, लेकिन सहारा ये पैसे वक्त पर लौटाएगा इसकी गारंटी क्या थी? इसलिए सेबी ने कहा कि 50 से अधिक लोगों या निवेशकों से पैसा इकट्ठा करने से पहले आपको हमारे यहाँ रजिस्टर करवाना चाहिए था। ये नियम है। इतनी बड़ी संख्या और इतनी बड़ी रकम देख सेबी की चिंताएं बढ़ गई
कि कल को सहारा डूबा तो निवेशकों के पैसे कौन देगा। सेबी को इन 3 करोड़ इन्वेस्टर्स के पैसे की प्रोटेक्शन करनी थी और इंश्योर करना था। सेबी की ये चिंता आगे जाकर सही साबित भी होती है। सहारा ने जनता का पैसा लौटाया ही नहीं। अगर आज कोई बैंक गड़बड़ कर जाएगी तो आरबीआई आपका पैसा लौटाएगा, कहीं से भी ला कर देगा। बैंकिंग सिस्टम हो या जीवन हो, सब में बैकअप प्लान्स और इंश्योरेंस जरूरी है। आज तो लोग मोबाइल से लेकर एयरपोर्ट्स और चश्मे तक की प्रोटेक्शन के लिए भी इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ और फैमिली को लेकर कितने केयरलेस होते हैं। उसका कोई बैकअप प्लान हमारे पास नहीं होता। आज कोई सेफ नहीं है। हाल में ही लोनावाला के भूसी डैम वाली वीडियो देखी, एक पूरी फैमिली पानी में बह गई। इतनी बीमारियां चल रही हैं, सडन हार्ट अटैक आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, फ्लाई ओवर गिर रहे हैं, एयरपोर्ट्स तक की छतें टूट जा रही हैं। आज कभी भी और किसी के भी साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। आप ना हो तो आपके परिवार के पास कम से कम कुछ पैसे तो हों। हम हैं तो कार लोन भी भर जाता है, होम लोन भर जाता है, बच्चों की एजुकेशन हो जाती है, घर का राशन, हेल्थ, सब लग्जरी हम अपने घर वालों को दे पाते हैं। लेकिन घर के कमाने वाले को ही अगर कुछ हो जाए तो परिवार की प्रोटेक्शन कौन करेगा? वे क्या उधारी पर जिएंगे? उनके पास एक अमाउंट तो होना चाहिए जिससे अगले 2-4 साल फैमिली चल सके। आज तो बहुत ज़रूरी हो चुका है कि घर के कमाने वाले सदस्य को अपनी 60 की उम्र तक, 65 की उम्र तक का टर्म इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस के ऐसे प्लान भी होते हैं जिसमें आपका पैसा वेस्ट नहीं होता। आपने 60-65 साल पूरी कर ली तो आपका ये सारा पैसा जीएसटी काटने के बाद आपको पूरा मिल जाता है। टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ जाकर आप अपनी डिटेल्स भरिए और कई सारे इंश्योरेंस कंपनियों के प्लान्स को कंपेयर करके अपने लिए एक बेस्ट प्लान चुन सकते हैं, वो भी 10% तक के डिस्काउंट के साथ। यहाँ आपको 24/7 क्लेम असिस्टेंस की फैसिलिटी मिलती है। फिलहाल वापस कहानी पर लौटते हैं। सवाल यह है कि सहारा को साल 2008 में ही जनता से उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरा सवाल यह कि प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन समूह ने सेबी को पत्र क्यों भेजा था? इन दोनों के जवाब सुब्रतो रॉय की जर्नी से जुड़े हुए हैं और इनके जवाब से ही आप समझ सकेंगे कि सुब्रतो रॉय ने फ्रॉड किया था या वे जनता की मदद कर रहे थे। इस जर्नी को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस रोशनलाल के पत्र के बाद सुब्रतो रॉय के खिलाफ जांच शुरू हुई थी, बाद में पता चलता है कि वो रोशनलाल उस एड्रेस पर थे ही नहीं। इस एड्रेस पर रोशनलाल नाम का कोई आदमी ही नहीं रहता था। क्या सुब्रतो रॉय किसी कॉर्पोरेट राइवलरी यानी उसकी साजिश का शिकार हुए या वे तिहाड़ जेल में सजा काटना वाकई में डिजर्व करते थे? इन सवालों के जवाब सुब्रतो रॉय की जर्नी में मिलते हैं। सुब्रतो रॉय का जन्म 10 जून 1948 के दिन बिहार के अररिया जिले में हुआ, एक बंगाली परिवार में हुआ। लेकिन जल्द ही उनका परिवार अररिया जिले से आकर यूपी के गोरखपुर में बस जाता है, जहां उनके पिता सुधीर चंद्र रॉय तुर्कमानपुर एरिया में किराए के घर में रहते थे। सुधीर चंद्र रॉय एक शुगर मिल पर काम किया करते थे। रॉय की शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के होली चाइल्ड इंस्टीट्यूट में हुई। इसके बाद गोरखपुर के गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसी बीच सुब्रतो रॉय के पिता की मौत हो जाती है। घर का बड़ा बेटा होने के कारण घर संभालने का जिम्मा सुब्रतो रॉय के कंधों पर आ जाता है। सबसे पहले रॉय ने जया प्रोडक्ट्स नाम से नमकीन नाश्ता यानी साल्टेड स्नैक्स जैसे आलू पापड़ आदि बनाने का काम शुरू किया, जिनकी सप्लाई खुद सुब्रतो रॉय अपने लेब्रेंटा स्कूटर पर किया करते थे। इसके बाद सुब्रतो रॉय ने अपनी पत्नी के साथ एक और काम में हाथ आजमाया, लेकिन दोनों ही काम में फेल होते हैं। साल 1978 आते आते सुब्रतो रॉय ने गोरखपुर में चिट फंड कंपनी सहारा की शुरुआत की। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि इसमें आम लोग हर दिन या मंथली एक तय राशि जमा करवाते थे। उस तय समय के बाद, जैसे कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, कुल डिपॉजिट राशि से ज़्यादा पैसे उन्हें मिलते थे। सहारा का फोकस ऐसे लोगों पर था जिनकी पहुंच बैंकों तक नहीं थी, जैसे रिक्शे वाले, चाय वाले, सब्जी वाले, डेली मजदूर। ये लोग हर दिन सहारा कंपनी के एजेंट को पैसा जमा करवाते थे। कई बार ये राशि 1-1 रुपये या 2-2 रुपये भी होती थी। सुब्रतो रॉय की ये चिटफंड कंपनी का आइडिया काम कर जाता है। सहारा के एजेंटों की संख्या बढ़ने लगती है, साथ ही करोड़ों आम लोग सहारा में पैसा जमा करवाने लगते हैं। उन दिनों ऐसी चिटफंड कंपनियों के लिए कोई कानून नहीं हुआ करता था, इसलिए कस्टमर प्रोटेक्शन भी नहीं थी। कई बार ये एजेंट जनता से पैसा ले लेते लेकिन सहारा में जमा नहीं करवाते थे, तब भी ये स्कीम का उल्लंघन माना जाता था और कस्टमर का जो इंटरेस्ट बनता था वो इंटरेस्ट भी उसे नहीं मिलता था। कई बार लोग बीच में डिफॉल्ट कर जाते थे, पैसा जमा नहीं करवा पाते थे, उनके भी पैसे डूब जाते थे। इसलिए 1977 से ही आरबीआई ने ऐसी कंपनियों के लिए कुछ नियम बनाना शुरू कर दिया। उन दिनों बंगाल की ही एक कंपनी पीयरलेस इस तरह के डिपॉजिट लेने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। साल 1982 में पीयरलेस कंपनी के पास 4 लाख एजेंट्स थे और 1 करोड़ 70 लाख ग्राहक थे जो पीयरलेस में पैसा जमा करवाते थे।
पियरलेस के पास कई बैंकों से अधिक पैसा जमा हो चुका था। एक तरफ LIC तो दूसरी तरफ पियरलेस। लेकिन पियरलेस जैसी चिट फंड कंपनियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक तो इनका टारगेट ये था कि गरीब लोगों को ऐसी स्कीमों से जोड़ो, दूसरा अगर वे बीच में पैसे जमा ना करवा पाएं तो वे सारे पैसे ये कंपनियां खुद रख लेती थी। 1983 की इंडिया टुडे मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार एक स्टडी में पाया गया कि ऐसे लोगों की संख्या 48% थी जो 2 साल के भीतर ही पैसा जमा नहीं करवा पाते थे। उन्हें स्कीम रोकनी पड़ती थी। इन चिट फंड कंपनियों के नियमानुसार ये पैसा कंपनी की जेब में चला जाता था। दूसरा, ऐसी चिट फंड कंपनियां अपने एजेंटों को ग्राहक द्वारा जमा किए गए पैसे में से बड़ा अमाउंट कमीशन के रूप में देती थी। पहले साल का कमीशन 30 से 70% तक होता था। वहीं इन एजेंटों को बाद के सालों में यानी अगली सालों में 5% करीब कमीशन मिलता था। इस कारण इन एजेंटों का पूरा फोकस पहले साल पर होता था। इस कारण भी अधिकतर लोग 2 साल से अधिक पैसा जमा नहीं करवा पाते थे और इस तरह लगभग आधे लोगों का पैसा इन कंपनियों के पास यूं ही चला जाता था। उसकी कोई सेफ्टी नहीं थी। यही कारण है कि पियरलेस जैसी कंपनियां उन दिनों कुकरमुत्तों की तरह उगने लगी थी और उन्हें लेकर RBI को चिंता होने लगी। उन दिनों नियम कानून अधिक नहीं बने थे, इसलिए RBI के हाथ में सख्ती अधिक नहीं थी। इधर RBI कुछ नियम बनाती, पियरलेस उसके खिलाफ कोर्ट में चली जाती। पियरलेस के पास 2 बड़े आर्गुमेंट्स होते थे। एक ये कि RBI के पास उन्हें रेगुलेट या उनको निगरानी करने का अधिकार ही नहीं है। दूसरा ये कि हम लाखों लोगों को या एजेंट्स को नौकरी देते हैं और आम लोगों को बचत करने का मौका देते हैं। इसी तरह RBI और पियरलेस की कोर्ट कचहरी में सालों बीत जाते हैं। लेकिन इस बीच साल 2003 में YV रेड्डी RBI के गवर्नर बनते हैं। तब तक पिछली सरकारों के दौरान ही RBI को भी पियरलेस जैसी कंपनियों को रेगुलेट करने की ताकत मिल चुकी थी। लेकिन अब RBI के नए गवर्नर YV रेड्डी ने पियरलेस को कहा कि वो अपना तामझाम बंद कर ले और साल 2007 में RBI ने पियरलेस को स्ट्रिक्टली कहा कि वो मार्च 2011 से जनता से फ्रेश डिपॉजिट लेना बंद कर दे और 2015 तक अपना सारा हिसाब कर दे और अपना ये वाला बिजनेस बंद कर दे, जिसे अर्थव्यवस्था की भाषा में रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी यानी RNBC कंपनी कहा जाता है। लेकिन इधर 1980 से ही RBI कोलकाता स्थित पियरलेस से कोर्ट में फाइट कर रही थी। उधर सहारा कंपनी यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में इतनी बड़ी हो गई कि पियरलेस से भी आगे निकल गई। RBI नहीं चाहती थी कि आगे चलकर पियरलेस की तरह ही सहारा भी RBI के सर का दर्द बने। इस वक्त तक सहारा चिट फंड कंपनी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SIFCL बन चुकी थी। सहारा में अब सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि सहारा अब भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप बन चुका था, जिसमें सैकड़ों कंपनियां थीं, लाखों लोग काम करते थे। इसलिए साल 2004 में टाइम मैगजीन ने सहारा ग्रुप को भारत में रेलवे के बाद सबसे अधिक नौकरियां देने वाला ग्रुप कहा। सहारा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में करीब 12 लाख लोग काम करते थे, लेकिन इन सब के पीछे असली और सबसे बड़ा सोर्स SIFCL ही थी, जिसमें लोग पैसा जमा कराते थे और सुब्रतो रॉय इस पैसे का इस्तेमाल अपनी ही अन्य कंपनियों में कर रहे थे। साल 1992 में सहारा ने राष्ट्रीय सहारा अखबार की शुरुआत की और 90 के दशक में ही सहारा ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एम्बे वैली सिटी की शुरुआत की, जो 10,600 एकड़ में फैली हुई है। साल 2000 में सहारा ने सहारा टीवी लॉन्च कर दी, जिसका बाद में बदलकर नाम कर दिया जाता है सहारा 1। साल 2003 में सहारा ने करोड़ों रुपए खर्च करके इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप भी ली, जो अगले 10 साल तक सिर्फ सहारा के पास रहती है। लेकिन सहारा की कमाई का जो सबसे बड़ा सोर्स था वो था SIFCL। लेकिन उधर RBI ने पियरलेस को अपना काम समेटने के लिए मजबूर कर दिया, तो इधर 2008 में यानी अगले ही साल RBI ने सुब्रतो रॉय से SIFCL को बंद करने के लिए कह दिया। शुरू की बातचीत में सुब्रतो रॉय ने थोड़ी आनाकानी की, लेकिन RBI सहारा को किसी भी तरह का चांस नहीं देना चाहती थी। इसलिए मुंबई के मिंट रोड पर मौजूद RBI के हेडक्वार्टर पर RBI और सुब्रतो रॉय के बीच में 12 और 16 जून 2008 के दिन 2 मीटिंग्स होती हैं। इन मीटिंग्स में सुब्रतो रॉय को अपनी कंपनी SIFCL बंद करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। RBI ने सुब्रतो रॉय को 4 साल का समय दिया। RBI और सुब्रतो रॉय के बीच हुई क्लोजर डील के तहत तय हुआ कि अब ऐसे कोई भी डिपॉजिट नहीं लिए जाएंगे, मतलब ऐसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे जो जून 2011 के बाद मैच्योर हों। दूसरा ये कि अभी चालू स्कीम्स के तहत जो पैसे जमा हैं वे सब 2015 तक पूरी तरह समाप्त कर दिए जाएं, उनका हिसाब कर दिया जाए, यानी लास्ट डिपॉजिट 2015 में मैच्योर हो जाए। इसके साथ ही RBI ने फेज बेसिस पर जनता का पैसा भी रिफंड करने की भी शर्तें रखी। 2008 के वक्त SIFCL के पास 20,000 करोड़ रुपए के डिपॉजिट पोर्टफोलियो था, यानी उसके ऊपर जनता के करीब 20,000 करोड़ रुपए जमा थे।
या कहें कि जनता के 20,000 करोड़ रुपए सहारा की SIFCL कंपनी के ऊपर बनते थे। RBI ने कहा कि आपको 30 जून 2009 तक यानी एक साल में ही ये कम करके 15,000 करोड़ से नीचे लाने हैं। 30 जून 2010 तक ये 12,600 करोड़ से नीचे लाने हैं और 30 जून 2011 तक 9,000 करोड़ रुपए से नीचे लाने हैं। इस तरह जून 2015 तक ये एग्रीगेट लायबिलिटी टू डिपोजिटर्स ALD 0 पर ला देनी है, यानी जून 2015 तक सबका हिसाब होकर आपकी दुकान पर ताला लग जाना चाहिए। अब सहारा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी SIFCL द्वारा लिए गए पैसे को रिफंड करना, क्योंकि इससे पहले सहारा ये करता था कि नए पैसे लेते जाओ और पुराने वालों का चुकता करते जाओ। लेकिन क्लोजर डील के कारण अब नए डिपॉजिट लेने पर एक तरह से रोक लगा दी गई थी और केवल 3 साल का समय दिया गया था, यानी सहारा को पैसे मिलने का रास्ता बंद हो चुका था। लेकिन सहारा को रिफंड करने का दरवाजा अचानक से बड़ा करके खोल दिया गया था। अब सवाल यह है कि ये पैसा लाएं कहां से? सहारा की इनकम सोर्स तो ये गरीब लोग ही थे जो सहारा में पैसा जमा करवाते थे और सहारा के मालिक और मालिकों के मित्र मजे उड़ाते थे। लेकिन अब उन्हें ये पैसा लौटाने का वक्त आ चुका था। लेकिन सुब्रतो रॉय ठहरे अक्लदार आदमी। इनकम का एक सोर्स बंद हुआ तो दूसरा सोर्स खोल लिया। काम अब भी जनता से ही पैसा उठाने का, लेकिन तरीका दूसरा अपनाया और ये तरीका था OFCD यानी ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। SIFCL पर रोक लगाई जाने के बाद सहारा ग्रुप ने अपनी अन्य 2 कंपनियों के माध्यम से OFCDs बेचकर जनता से पैसा उठाना शुरू कर दिया। ये 2 कंपनियां थी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SIRECL, जिसे पहले सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन कहा जाता था यानी SICCL कहा जाता था। दूसरी कंपनी थी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SHICL और यहां से एक बड़े स्कैम की शुरुआत होती है, जिसके कारण सहारा श्री सुब्रतो रॉय तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं और 3 करोड़ लोगों के 24,000 करोड़ रुपए डूबते हैं। जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया गया कि OFCD एक तरह से उधार लेने वाले बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें डिवेंचर बोलते हैं, या समझो किसी से कर्ज लेने की रसीद होते हैं। जब किसी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो जनता को एक डॉक्यूमेंट्स पर लिख कर देती है कि आप इतने पैसे हमें दे दो, मान के चलते हैं 2 लाख रुपए दे दो और हम तुम्हें 4 साल बाद 4 लाख देंगे। यहाँ थोड़ी टेक्निकल जानकारी जानना और जरूरी है। 2 तरह की कंपनियां होती हैं अपने देश में, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड कंपनियां। जो बड़ी कंपनियां होती हैं वे खुद को किसी स्टॉक एक्सचेंज में या शेयर मार्केट में रजिस्टर करवाती हैं और उसको लिस्ट करवाती हैं, इन्हें लिस्टेड कंपनियां कहते हैं। इस शेयर मार्केट में सब काम नियमानुसार हो रहा है या नहीं, इस काम की निगरानी का काम यानी उसे रेगुलेट करने का काम SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का होता है। अगर किसी बड़ी कंपनी को खुद को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाना है तो उसे सबसे पहले SEBI के पास जाना होता है, अपने कागजात दिखाने होते हैं, अपना कर्ज दिखाना होता है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से बड़ी कंपनियों को यह फायदा होता है कि वे यहाँ तो या तो अपने शेयर बेच सकती हैं, मतलब अपनी हिस्सेदारी बेच सकती हैं जिसके बदले उन्हें पैसा मिल जाता है, या वे बॉन्ड जारी कर सकती हैं, इससे वे कंपनियां उधार पैसा ले लेती हैं। लेकिन वे कंपनियां जो खुद को शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं कराती यानी जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं, जब उनको पैसा चाहिए होता है तो वे डिवेंचर जारी करके जनता से पैसा उधार ले लेती हैं। लेकिन बॉन्ड्स यानी शेयर मार्केट और डिवेंचर में क्या अंतर होता है? बॉन्ड्स के मामले में यह होता है कि जब कोई कंपनी मार्केट से उधार लेती है तो उसकी संपत्तियां जमा होती हैं, लेकिन डिवेंचर के मामले में ये नहीं होता। ये बिना कोलेटरल के उधार होता है, फेस वैल्यू पर होता है, साख पर होता है। डिवेंचर कई तरीके के होते हैं जिनमें से एक OFCD डिवेंचर होते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस अभी के लिए ये समझ लिए कि उधारी का पर्चा है, इधर पर्चा दिया और इधर पैसा लिया। लेकिन यहाँ कुछ नियम हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम ये कि अगर कंपनी 50 से कम लोगों से पैसा उधार ले रही है तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के अंदर आने वाली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफिस के यहाँ रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का है, लेकिन ऑफिस हर राज्य में मिल जाएगी। वहीं अगर इन्वेस्टर्स की संख्या 50 से ज़्यादा है तो उस कंपनी के पास डिवेंचर के माध्यम से पैसे लेने का ऑप्शन नहीं होता, फिर उसे खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना पड़ेगा। SEBI के यहाँ कागज जमा करवाने पड़ेंगे जो शेयर मार्केट वगैरह का काम भी देखती है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर निवेशकों की संख्या 50 से कम है तो इसका मतलब यह है कि निवेशक आपस में एक दूसरे को जानते होंगे। कोई किसी कंपनी को पैसा उधार दे रहा है तो कुछ देख के दे रहा होगा, जान पहचान के दे रहा होगा। दूसरा, जो कंपनी छोटी है उसे उधार की जरूरत अगर पड़ती है तो अब सब कंपनियां तो शेयर मार्केट में नहीं जा सकती, इसलिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का विकल्प बनाया गया। लेकिन अगर निवेशकों की संख्या हजारों में है, लाखों में है, तब इसका मतलब यह है कि पैसा भी करोड़ों में और अरबों में होगा। चूंकि डिवेंचर में कोई सिक्योरिटी जमा नहीं होती, इसलिए निवेशकों के पैसे रिस्क में होते हैं। इसलिए कंपनी एक्ट में ये व्यवस्था बनाई गई कि अगर 50 से अधिक निवेशकों की स्थिति में कंपनी को
स्टॉक मार्केट में जाना होगा, सेबी के पास रजिस्टर करवाना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब कोई कंपनी डिवेंचर की जगह बॉन्ड से पैसा उधार लेती है तो उसके सामने कुछ कोलेटरल भी रखती है, सिक्योरिटी भी रखती है। इससे जनता या कहें कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहता है। लेकिन चूंकि सुब्रतो राय पहले से ही आरबीआई से टकरा कर आए थे, संभवतः इसलिए ही वे नहीं चाहते थे कि अब वे सेबी के पास जाएं। इसलिए सुब्रतो रॉय ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पसंद किया, क्योंकि रॉय को लग रहा था कि ऐसा करने से वे सेबी की नज़र में नहीं आएंगे या कम पचड़े में पड़ेंगे। लेकिन सुब्रतो रॉय की ये गलती उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती बनती है। जब आरबीआई ने सुब्रतो रॉय से एसआईएफसीएल के लिए क्लोजर डील पर साइन करवा लिए, तो अब सुब्रतो रॉय ने अपनी 2 अन्य कंपनियों यानी एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल के माध्यम से ओएफसीडीज के बदले मार्केट से अरबों पैसा उठाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी एक छोटी सी निजी अपील के लिए रुकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ ही गए तो आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर करेंगे तो हमें काफ़ी उत्साह मिलेगा। तो बस 5 सेकंड निकालकर सबसे पहले ये काम कर दीजिए। बहरहाल वापस टॉपिक पर लौटते हैं। इधर सहारा की 2 कंपनियां, सहारा हाउसिंग कंपनी और सहारा इंडिया रियल एस्टेट ने ओएफसीडी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए उधार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वहीं सहारा ने अपनी एक और तीसरी कंपनी सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाने का काम भी शुरू कर दिया। ये सहारा की दूसरी बड़ी गलती थी, जिसके कारण इसकी पहली गलती पकड़ी गई। शेयर मार्केट में लिस्ट करवाने से पहले कंपनी सेबी में जाकर अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स जारी करती है या जमा करवाती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक तरह से कंपनी के बारे में बताता है कि उसका इतिहास क्या रहा है, उसके पास कर्ज कितना रहा है, उसका मुनाफा कितना रहा है, संपत्ति कितनी है, अगर इस कंपनी का निवेश किसी और अन्य कंपनियों में भी लगा हुआ है, इसका पैसा कहीं अन्य ग्रुप में भी लगा हुआ है, तो उसकी भी कंपनियों की स्थिति के बारे में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बताया जाता है। इससे निवेशक को भी कंपनी के बारे में पता चल जाता है और कंपनी को भी इसी बहाने अपना प्रचार करने को मिल जाता है। इसी तरह सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड ने सेबी में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जमा करवाया, लेकिन 934 पेज के इस प्रोस्पेक्टस के 640वें नंबर पेज पर सेबी को ऐसा कुछ मिलता है जिससे सेबी को लगता है कि शायद कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है। इस पेज पर जानकारी सेबी को मिलती है कि सहारा ग्रुप की एक दूसरी कंपनी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन यानी एसआईसीसीएल, जिसे अब सहारा रियल एस्टेट के नाम से जाना जाता है, उस कंपनी का इनकम टैक्स अथॉरिटी से एक लफड़ा चल रहा है। और लफड़ा है ओएफसीडीज पर रिलेटेड इनकम टैक्स पर। यहीं पर सेबी का माथा ठनक जाता है, क्योंकि यहाँ ओएफसीडीज के माध्यम से कुछ एक करोड़ नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपया जनता से इकट्ठा किया जा रहा था। इस पेज से सेबी को पता चलता है कि सहारा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच 35.57 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स का मामला चल रहा है। ये सूचना सेबी के लिए अभी एक ऐसे बड़े स्कैम के लिए एक खुशबू भरती, जिससे अभी हजारों करोड़ रुपए का स्कैम बाहर आने वाला था। सहारा द्वारा जारी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएचपी के अनुसार सहारा प्राइम सिटी देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, जिसके पास 8,484 एकड़ जमीन है, जो दुनिया के 7 छोटे देशों जैसे तुवालू, नूरू या टोकेलाऊ, पिटकेर्न या जिब्राल्टर, मोनाको और वेटिकन सिटी की कुल जमीन से भी मिलाने से ज़्यादा उसके पास जमीन है। प्रोस्पेक्टस के अनुसार सहारा प्राइम सिटी देश के 99 शहरों में 88 इंटीग्रेटेड टाउनशिप और 15 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है। इसके पास मुंबई के पास वसई में 274 एकड़ जमीन है, मुजफ्फरनगर में 213 एकड़ जमीन है, कानपुर में 212 एकड़ जमीन है, कुरुक्षेत्र में 201 एकड़ जमीन है। इसी तरह देश के अनेक शहरों में सैकड़ों एकड़ जमीन है। इसलिए अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सुब्रतो रॉय का प्लान था कि वे शेयर मार्केट से आईपीओ के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए रेज करेंगे। जब कोई कंपनी आईपीओ जारी करने का प्लान करती है या मार्केट से पैसा उठाने का सोचती है, तो सेबी उसके ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस की सारी सूचनाएं दिखती है, उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती है और सभी के लिए ओपन करती है, ताकि जनता भी उस कंपनी के बारे में और अधिक जान सके। इसके पीछे लॉजिक ये भी है कि अकेले सेबी तो सारी सूचनाएं देख नहीं सकती, इसलिए अगर सेबी की नज़र से भी कुछ बच जाए तो जनता को कोई अगर कमी दिखे तो उस कंपनी से रिलेटेड उन्हें कुछ शिकायत दिखे तो वो सेबी के पास दर्ज कराएं। आगे पब्लिक से मिली शिकायतों या सूचनाओं को सेबी देखती है और आगे की कार्रवाई करती है। शुरुआत में जब सेबी ने देखा कि पेज नंबर 640 पर ओएफसीडी से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो सेबी ने इसके बारे में सहारा से सामान्य इंक्वायरी की कि भाई मामला क्या है। लेकिन सहारा ने सेबी को
ओएफसीडी से रिलेटेड सूचनाएं नहीं दी। यहीं से सेबी को गड़बड़ की आशंका लगती है कि आखिर क्या मामला है कि सहारा ग्रुप सेबी को ओएफसीडीज के बारे में जानकारी नहीं देना चाहता। इसके अलावा सेबी को अहमदाबाद के प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की तरफ से भी एक नोट मिला था कि सहारा द्वारा ओएफसीडीज के माध्यम से ली गई फंडिंग में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ओएफसीडीज के सवाल पर सहारा सामने आने को तैयार नहीं था। सहारा ने तर्क दिया कि ओएफसीडीज तो अनलिस्टेड कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी वे कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती, इसलिए उन्हें सेबी के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जा सकता। मतलब सहारा ने कहा कि सहारा ग्रुप की जिन 2 कंपनियों ने ओएफसीडी जारी किए थे वे सेबी के अंदर नहीं आती, बल्कि वे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आती हैं और कॉर्पोरेट मंत्रालय के रजिस्ट्रार ऑफिस की परमिशन के बाद ही ओएफसीडी जारी किए गए। इधर सेबी पर भी अलग अलग पार्टियों के नेताओं के कॉल आने लगते हैं कि सहारा ग्रुप का आईपीओ क्यों रोका हुआ है, उसे पास कर दिया जाए। लेकिन सेबी के चेयरमैन सीबी भावे को यह बात नहीं पची कि उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि सहारा सेबी द्वारा इंफॉर्मेशन मांगने पर इनकार कर दी। सेबी ने अपने सर्विलांस एंड इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज केएम अब्राहम और उषा नारायणन को के तहत एक छोटी सी टीम गठित कर दी, जिसका काम था इस मामले की जांच करना। बिजनेस जर्नलिस्ट तमाल बंदोपाध्याय सहारा पर लिखी अपनी किताब में केएम अब्राहम से अपनी बातचीत का एक हिस्सा छापते हैं, जिसमें केएम अब्राहम कहते हैं कि हमें पता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन किस स्तर पर छुपाया जा रहा है उस पैमाने का अंदाजा नहीं था। हमेशा संदेह था कि सहारा मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि उनसे सवाल करे। किसी को जांच करने की इजाज़त नहीं थी, ना ही इनकम टैक्स विभाग को, ना ही ईडी को और ना ही कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुब्रतो रॉय कितने पावरफुल थे और नेताओं से उनके कितने संबंध थे। हालांकि दूसरी तरफ सुब्रतो रॉय अपने पतन के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं। सबसे पहले सेबी के अधिकारी केएम अब्राहम ने 24 नवंबर 2010 के दिन सहारा ग्रुप को किसी भी तरीके से अब जनता से पैसा रेज करने पर रोक लगा दी। 34 पेज के अपने ऑर्डर में सेबी ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह सहारा से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की गई, लेकिन सहारा ने सेबी को सूचनाएं देने से इनकार कर दिया, जिसके सहारा ने 3 कारण दिए कि एक ये कि कंपनीज एक्ट 1956 के अनुसार सेबी केवल उन्हीं कंपनियों की सूचनाएं मांग सकती है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जबकि सहारा की जो 2 कंपनियां ओएफसीडी जारी कर रही थी वे लिस्टेड कंपनियां नहीं थी बल्कि अनलिस्टेड कंपनियां थी। सहारा ने दूसरा तर्क दिया कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 60B के तहत एक कंपनी कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंदर आने वाले कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकती है और जनता से पैसा रेज कर सकती है, और ये ऑप्शन उन कंपनियों के लिए है जो फंड इकट्ठा करने के लिए शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट नहीं जाना चाहती हैं। इस तरह सहारा की इन 2 अनलिस्टेड कंपनियों पर सेबी का अधिकार क्षेत्र नहीं है। तीसरा, सहारा ने कहा कि उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया है, यानी फैमिली और सहारा के स्टाफ से पैसा लिया है, ना कि पब्लिक इश्यू के माध्यम से पैसा लिया है जिसमें किसी से भी पैसे लिए गए हों। इस पर सेबी ने तर्क दिया कि सहारा ने जो ओएफसीडी जारी की हैं वो कोई प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों से पैसा लिया गया है जो सहारा से किसी भी तरह से नहीं जुड़े हुए थे। सेबी ने दूसरा तर्क दिया कि चूंकि सहारा ने 50 से अधिक निवेशकों से पैसा लिया है और इसके बाद भी अपनी कंपनियों को शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं करवाया है, इसलिए ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 73 का उल्लंघन है। सहारा को कंपनी रजिस्ट्रार की जगह सेबी के पास रजिस्टर करवाना चाहिए था। आगे सेबी को जांच में पता चलता है कि साल 2005 और 2009 के बीच ही सहारा की कंपनियों यानी SIRCEL ने 4,843 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं, वहीं SHICL ने 32,355 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। ये कोई 1-2 करोड़ रुपया नहीं था कि सेबी उसे निगरानी से जाने देती। 37,000 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम थी, जो पैसा आम लोगों का था। अगर सहारा नियमों से नहीं चलेगी तो जनता का ये पैसा रिस्क में हो सकता था। इसलिए सहारा के लाखों इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए सेबी और अधिक सजग हो जाती है। इसलिए सेबी ने ऑर्डर दिया कि सहारा की ये दोनों कंपनियां SIRCL और SHICL जनता से पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती। इसके साथ ही दोनों कंपनियों को एक नोटिस भी दे दिया कि वे बताएं कि उन पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। सेबी द्वारा बैन किए जाने के बाद सहारा सीधे हाईकोर्ट चला जाता है। 13 दिसंबर 2010 के दिन सहारा की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेबी के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। तुरंत ही सेबी भी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को तगड़ी फटकार लगाई और बहुत गंभीर टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ जजों के खिलाफ काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ गड़बड़ है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के पक्ष में फैसला सुनाने वाले जजों के ट्रांसफर की भी सलाह इलाहाबाद हाई कोर्ट को दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सेबी को सहारा से ओएफसीडीज में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स की जानकारी लेने का पूरा अधिकार है। सहारा के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में सेबी को जानकारी देने के लिए कहा, लेकिन कमाल की बात है कि सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सेबी को पूरी जानकारी नहीं दी। अप्रैल 2011 में सेबी हाई कोर्ट पहुंच जाती है और कहा कि सहारा ने उसे अभी तक ओएफसीडीज के निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं दी है। सहारा ने ओएफसीडीज के निवेशकों के नाम और अमाउंट तो सेबी को बताए, लेकिन उनके एड्रेस और अन्य जानकारियां शेयर नहीं की। बिना पैन नंबर या एड्रेस के इन इन्वेस्टर्स का क्रॉस वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए सेबी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सहारा को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे सहारा के मन में कुछ और ही था। सहारा ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें एड्रेस शेयर करने के लिए नहीं कहता। इस पर हाईकोर्ट ने सहारा को फटकार लगाई और इस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी स्टे वापस ले ली और अब सहारा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय सेबी को अपने निवेशकों की पूरी जानकारी देने की। अब 23 जून 2011 के दिन सेबी ने एक और फैसला सुना दिया जो सहारा ग्रुप की कमर तोड़ने वाला था और 99 पेज का वो ऑर्डर था कि सहारा ग्रुप सभी निवेशकों का पैसा वापस लौटाए और वो भी 15% ब्याज के साथ। सेबी का यह फैसला सेबी के इतिहास का अब तक का सबसे साहसी और बड़ा फैसला था। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि इन्वेस्टर्स को यह पैसा डिमांड ड्राफ्ट अथवा पे ऑर्डर के माध्यम से पे किया जाए। सहारा ग्रुप की दोनों कंपनियां जिन्होंने ओएफसीडीज के माध्यम से जनता से पैसा लिया था, वे दोनों कंपनियां अब अखबारों में विज्ञापन दें और जनता को रिफंड की प्रोसेस के बारे में बताएं। सेबी ने यह भी आदेश दिया कि जब तक सहारा निवेशकों के पैसे नहीं लौटा देती तब तक वे मार्केट से पैसा नहीं उठा सकती, कोई भी कंपनी नहीं उठा सकती। सेबी ने यह भी आदेश दिया कि अगर सहारा निवेशकों का पैसा लौटाने में सफल नहीं हुई तो सेबी सहारा की कंपनियों और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ मुकदमा चलाएगी। सेबी ने कहा कि सहारा तर्क दे रहा है कि उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया है, यानी जो ओएफसीडीज बांटे गए हैं वे सहारा के ही लोगों को बांटे गए, सहारा से ही जुड़े लोगों से पैसे लिए गए। लेकिन सेबी ने जांच में पाया कि सहारा ने 50 से अधिक लोगों से पैसा इकट्ठा किया था, इसलिए ये प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं आता बल्कि पब्लिक इश्यू में आता है। इसलिए सहारा को सेबी के यहाँ रजिस्टर करवाना चाहिए था और बाकायदा शेयर मार्केट में खुद को लिस्ट करवाना चाहिए था, जिसमें सरकार भी ये चेक करती कि निवेशकों का पैसा डूबे नहीं, वो सही जगह लगे। सेबी ने जांच में पाया कि सहारा ने करीब 3 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए से भी अधिक पैसा इकट्ठा किया है, वो भी केवल 3 साल के भीतर। सेबी की जांच ने सहारा की ये पोल खोल दी कि सहारा ने ठीक से केवाईसी पूरे किए बिना ही पैसे इकट्ठे किए हैं। मतलब ये पता लगाना मुश्किल था कि ये पैसे किससे लिए गए, ये पैसा ब्लैक मनी था या व्हाइट मनी था, इस पैसे में कितना पैसा नेताओं का था। और दूसरा बड़ा कंसर्न था कि क्या निवेशकों का ये पैसा सेबी के पास सुरक्षित है, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के ही सहारा ने करोड़ों लोगों से 24,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसे इकट्ठे कर लिए। सहारा पर लिखी अपनी किताब में पत्रकार तमाल बंदोपाध्याय लिखते हैं कि सहारा ने इस रूट से पैसे इकट्ठे करने की शुरुआत साल 2001 में ही की थी, जिसकी विंडो साल 2007 में ही बंद कर दी गई थी। लेकिन 1 साल बाद सहारा ने ओएफसीडीज के माध्यम से एक बार फिर पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। अप्रैल 2008 से लेकर अगस्त 2011 के बीच ही सहारा ग्रुप ने करीब 24,029 करोड़ रुपए जनता से इकट्ठे कर लिए थे, जिन्हें निवेशकों को ही वापस करने का आदेश अब सेबी ने सहारा को दे दिया था, वो भी 15% ब्याज के साथ। सेबी के वकील प्रदीप वेणुगोपाल के अनुसार केवल ब्याज ही कुल करीब 14,000 करोड़ रुपए बनती थी। इस तरह सहारा की कंपनियों पर अगस्त 2011 में कुल करीब 38,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी बनती थी और इन कंपनियों के पास दूसरी कोई संपत्ति या रिजर्व्स भी नहीं थे और दोनों ही कंपनियां लॉस मेकिंग कंपनियां थीं। अब ये चुकाएंगी कहां से? सेबी के फैसले के विरोध में सुब्रतो रॉय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सहारा की याचिका पर सुनवाई करते हुए 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने भी सहारा को आदेश दिया कि वो अपने 2.21 करोड़ इन्वेस्टर्स के 24,400 करोड़ रुपए रिफंड करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सहारा 13 मार्च 2008 से, यानी जब से रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है तब से लेकर 16 अक्टूबर 2009 के बीच जमा किए गए पूरे अमाउंट पर 15% का ब्याज सेबी के पास जमा कराए। इस टाइम पीरियड में 7,000 करोड़ रुपए सहारा ने इकट्ठे किए थे। ये पैसे 3 महीने के भीतर ही सहारा को सेबी को देने थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को भी आदेश दिया कि वो इस बात के डॉक्यूमेंट्स की जांच करती रहे कि सहारा ने सही से रिफंड किया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज BN अग्रवाल को इस काम के लिए अपॉइंट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी निगरानी करें। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जगदीश सिंह खेर ने कहा कि सहारा की दोनों कंपनियों ने बिना निवेशकों की जानकारी मेंटेन करने की जिम्मेदारी के बिना ही पैसे कलेक्ट कर लिए हैं, केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए।
पूरा मामला संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया कि वो इन्वेस्टर्स के एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर ओएफसीडीज बॉन्ड अलॉटमेंट तक के डॉक्यूमेंट्स सेबी के पास जमा करे, ताकि सेबी सहारा के कथित निवेशकों की जेन्युइननेस के बारे में जांच कर सके और सहारा को ये डॉक्यूमेंट्स 10 दिन के भीतर सेबी को जमा करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर सहारा निवेशकों का पैसा लौटाने में सफल नहीं हुई तो सेबी सहारा की संपत्तियां जब्त कर सकती है, सहारा के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर सकती है, सहारा की प्रॉपर्टीज को बेच सकती है। सहारा स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस मामले का द एंड नहीं था, बल्कि ये तो आगे आने वाले तमाशे की एक शुरुआत था। अब देखना यह था कि क्या सुब्रतो रॉय 10 दिन के भीतर यानी 10 सितंबर तक सेबी को अपने निवेशकों का डाटा देंगे। अगर देंगे तो उस डेटा में क्या निकलने वाला है। 10 सितंबर सेबी को डॉक्यूमेंट्स भेजने का आखिरी दिन था। 10 सितंबर का दिन बीतने को होता है तभी शाम को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित सेबी के ऑफिस के आगे एक ट्रक पहुंचता है जिसका प्लेट नंबर था UP 32 CZ 7837। इस ट्रक में सहारा के डॉक्यूमेंट से भरे हुए ढेरों कार्टन्स भरे हुए थे। हालांकि ये ट्रक तब पहुंचा जब आखिरी दिन के ऑफिस का वक्त भी बीत चुका था, लेकिन सेबी के दफ्तर के आगे ये एक अकेला ट्रक नहीं था। इसके साथ महाराष्ट्र नंबर का MH04 CP 2147 का एक और ट्रक था जिसमें डॉक्यूमेंट्स भरे हुए थे। लेकिन ये वे 2 ट्रक थे जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन वाली शाम सेबी के दफ्तर पहुंच गए थे। लेकिन अभी ऐसे 2 और ट्रक नहीं, 10 ट्रक नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 90 नहीं, 100 नहीं, बल्कि ऐसे 125 और ट्रक थे जो सेबी के दफ्तर पहुंचने वाले थे, जो सहारा के डॉक्यूमेंट से भरे हुए थे। उन कुल 127 ट्रकों में 31,000 कार्टन्स थे जिनमें करोड़ों डॉक्यूमेंट्स थे, यानी 5 करोड़ से अधिक डॉक्यूमेंट्स इन 31,000 कार्टन्स में थे, जो 127 ट्रकों में भरकर सहारा ने सेबी के ऑफिस में भेज दिए थे। भारत के कॉरपोरेट इतिहास में यह पहली बार था कि किसी सरकारी एजेंसी ने जांचने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे हों और किसी कंपनी ने 127 ट्रक भर के भेज दिए हों। साफ है सहारा की मंशा कुछ और लग रही थी। शुरुआत में सेबी ने सहारा के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि तकनीकी तौर पर सहारा के ये सभी ट्रक तब पहुंचे जब सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म हो चुकी थी। ये डॉक्यूमेंट्स इतने थे कि अगर इन कागजों को एक एक करके ऊपर रखा जाए तो 52 बार कुतुब मीनार की ऊंचाई जितने पिलर बन जाएं। इनका वजन करीब 120 टन था, यानी 40 भारतीय हाथियों के बराबर। सहारा के अनुसार इन डॉक्यूमेंट्स के लिए 20 फोटोकॉपी मशीन के साथ 500 लोग काम पर लगाए गए, जिन्होंने 3 शिफ्ट्स में काम किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब डॉक्यूमेंट्स असली थे? क्या सहारा ने इतनी मेहनत बहुत अधिक ईमानदारी और पारदर्शिता बरतने के कारण की, या सहारा ने ये झमेला सेबी को जांच से भटकाने के लिए किया? इसका जवाब आगे मिल जाएगा। 127 ट्रकों में भरे 31,000 कार्टन्स को सेबी के ऑफिस में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को नवी मुंबई में स्थित स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हाउस यानी SHCIL के स्टोर में रखवाया गया, जहां अन्य कंपनियों के जरूरी कागजात भी स्टोर किए जाते हैं। एक तरह से ये जगह कंपनियों के लिए डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट का काम करती है, डिजिटाइजेशन से लेकर स्कैनिंग करना, कंडेंसेशन करना और स्टोर रखना। इन डॉक्यूमेंट्स के लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ साथ एक सर्च इंजन भी प्रोवाइड किया जाता है। सेबी ने इस SHCIL कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि सहारा के डॉक्यूमेंट्स को स्कैन एंड डिजिटाइजिंग करके स्टोर कर लिया जाए। इस डाटाबेस को क्रिएट करने का कॉन्ट्रैक्ट करीब 26 करोड़ रुपए में हुआ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने में कितने मजदूर दिन रात लगाए गए होंगे अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अभी सेबी के लिए एक बड़ा काम बाकी था। वो काम था इतने बड़े डेटाबेस को वेरीफाई करना। जब सेबी ने इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना शुरू किया तो सबसे पहले कलावती नाम सेबी की आंखों में खटका। सहारा के डॉक्यूमेंट्स में कलावती नाम 5,984 बार आया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अनुसार कलावती का नाम एक ही एड्रेस पर 55 बार आया। इसके अलावा बिहार के भोजपुर जिले के राजापुर गांव के एक ही एड्रेस पर कलावती नाम के साथ 17 बार दिखाया गया। इसी तरह बिहार के बक्सर जिले में सिविल लाइंस के एड्रेस पर कलावती नाम को कई बार दिखाया गया। कलावती का नाम अलग अलग पते पर बार बार दिखाया गया। बहुत से एड्रेस ऐसे पाए गए जिन पर 150 एंट्रियां एक साथ पाई गई। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार कलावती देवी वाइफ ऑफ धर्म भागवी चौधरी दादरी भिवानी हरियाणा नाम और एड्रेस की एंट्री 55 बार दिखाई गई। और इसी तरह केवल कलावती नाम से ही दर्जनों विसंगतियां देखी गईं, जिनमें कलावती के पति का नाम एक ही और एड्रेस भी एक ही, और यही चीज 15-15 और 20-20 बार दोहराई गई। इस पर सहारा ने जवाब दिया कि एक ही नाम के बहुत से इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कलावती नाम मैच हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कलावती के पति का नाम और एड्रेस एक साथ कैसे मैच हो सकते हैं, वह भी 20-20 बार।
सहारा के डॉक्यूमेंट्स में इन सभी कलावतियों के नाम 15-15 हज़ार रुपए के इन्वेस्टमेंट की एंट्री दिखाई गई और सभी कलावतियों को कुल मिलाकर करीब 5.5 करोड़ का इनका निवेश दिखाया गया। साफ है ये पैसा इधर उधर का पैसा था जो कलावती के नाम की आड़ में लिया गया था। इसके अलावा सेबी को ये भी वेरीफाई करना था कि क्या वाकई में ये सब इन्वेस्टर्स सहारा से जुड़े हुए थे, क्योंकि सहारा ने दावा किया था कि सहारा ने ये OFCDs सहारा के स्टाफ से या सहारा से जुड़े हुए लोगों से एक प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप में बांटे हैं। जब सेबी ने कुछ निवेशकों को रैंडमली सेलेक्ट करके इसकी जांच की तो पता चला कि उन लोगों को सहारा के एजेंटों ने संपर्क किया था, वे किसी भी तरह से सहारा से जुड़े हुए नहीं थे। इससे ये भी साफ हो गया कि सहारा ने प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से पैसे इकट्ठे नहीं किए थे, बल्कि सहारा के बाहर और एजेंटों के माध्यम से आम जनता से पैसे इकट्ठे किए गए थे। इसलिए कानूनन ये पब्लिक इश्यू हुआ, ना कि प्राइवेट प्लेसमेंट। जबकि ऊपर ही डिस्कस किया जा चुका है कि अगर कंपनी को जनता से पैसे लेने हों और 50 से अधिक निवेशकों की स्थिति हो तो सेबी के साथ रजिस्टर करवाना चाहिए और किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट करवाना भी चाहिए। इस तरह सहारा के मामले में 3 बड़ी गलतियां हुई। एक, ठीक से KYC नहीं की गई, निवेशकों के नाम एड्रेस फ्रॉड निकले और इससे ये नहीं पता चलता कि ये पैसा व्हाइट मनी था या ब्लैक मनी था या किसका पैसा था। दूसरा बड़ा अपराध था कि पब्लिक इश्यू मामले में सेबी को ना बताना, खुद को सेबी के पास रजिस्टर नहीं करवाना। इधर 30 नवंबर 2012 के दिन सहारा को 3 महीने बीत गए, लेकिन उसने अपने करीब 3 करोड़ निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए रिफंड नहीं किए। इस तरह सेबी दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इधर 3 दिसंबर के दिन सहारा ने अपने ग्रुप का प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश किया और दावा किया कि सहारा द्वारा 2008 और 9 में शुरू किए गए OFCDs के निवेशकों के करीब 33,000 करोड़ रुपए ग्रुप ने क्लियर कर दिए हैं। सहारा ने यही दावा 2 महीने पहले 30 सितंबर के दिन भी कुछ अखबारों में किया था। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर रिफंड करने के लिए और समय मांगा। सहारा की याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 दिसंबर 2012 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को और 9 हफ्ते का समय दे दिया, यानी 2 महीने और 1 वीक का समय सहारा को एक्स्ट्रा मिल गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इनमें से 5,120 करोड़ रुपए सहारा को सेबी के यहाँ अभी जमा करने होंगे। इसके बाद 10,000 करोड़ रुपए 2013 के पहले हफ्ते में और बाकी बचे सभी पैसे फरवरी के पहले हफ्ते में देने होंगे। यहाँ 2 बातें हो गई। एक ये कि सहारा दावा करने लगा कि उसने अपने निवेशकों के 33,000 करोड़ रुपए क्लियर कर दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सहारा अपने निवेशकों का 24,000 करोड़ प्लस 15% ब्याज अगले 9 हफ्ते में क्लियर कर दे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 6 दिसंबर 2012 के दिन सहारा ने 5,120 करोड़ सेबी के यहाँ जमा करवा दिए। इसके 3 दिन बाद यानी 9 दिसंबर के दिन सहारा ने एक और एडवर्टीजमेंट निकाला और क्लेम करना शुरू कर दिया कि हमारे ऊपर फिलहाल टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मात्र 2,620 करोड़ रुपए बनती है। सहारा ने दावा किया कि सहारा ग्रुप ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे पहले ही सेटल कर दिए हैं। इन्वेस्टर्स को दिए गए OFCDs को पहले ही रिडीम कर दिया गया है। अभी उनके ऊपर अपने इन्वेस्टर्स के मात्र 2620 करोड़ रुपए हैं। सहारा ने दावा किया कि उन्होंने सेबी के यहाँ 5,120 करोड़ रुपए जमा करवा दिए हैं, जिनमें से इन्वेस्टर्स के 2620 करोड़ रुपए काटने के बाद भी 2500 करोड़ रुपए बचते हैं, यानी एडिशनल जमा करवा दिए हैं। एक तरह से बफर अकाउंट है, ताकि अगर सहारा की तरफ कुछ और एक्स्ट्रा करोड़ रुपए बने तो इसमें से काट लिया जाए और सहारा को परेशान न किया जाए। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सहारा ने दावा किया कि उसने ये सारे पैसे कैश में जमा किए थे। सहारा पर लिखी किताब में तमाल बंदोपाध्याय लिखते हैं कि सुब्रत रॉय ने दावा किया कि उन्होंने बॉन्ड होल्डर्स का 90% पेमेंट क्लियर कर दिया है, पूरा का पूरा कैश में। इसका मतलब सहारा पर जनता के मात्र 2620 करोड़ रुपए बचे हैं। सेबी और सुप्रीम कोर्ट की नज़र में 38,000 करोड़ रुपए में से 90% पैसा कैश में पे करने वाली बात ही अपने आप में संदिग्ध लगी। सहारा के एडवर्टीजमेंट से क्लियर था कि सहारा निवेशकों के पैसे वापस करने के मूड में नहीं है और ये कह के बात टालना चाहती है कि उसने पैसे पहले ही क्लियर कर दिए हैं। लेकिन चूंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए कह दिया गया कि सारा पैसा कैश में लौटाया है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिफंड के लिए दी गई दूसरी डेडलाइन भी बीत जाती है। सहारा ने जनता का पैसा वापस नहीं लौटाया। 6 फरवरी 2013 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को फटकारते हुए कहा कि जजमेंट में लिखा हुआ था कि आपको कैसे रिफंड करना है, लेकिन आपने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया कि वो सहारा की संपत्तियां जब्त कर ले और बैंक अकाउंटों को फ्रीज करवाए। ये वो वक्त था जहां से सुब्रत रॉय का पूरा साम्राज्य ढहने की शुरुआत हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट से इशारा मिलने के बाद सेबी ने सभी बैंकों से सहारा की दोनों कंपनियों, एक सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SIR ECL और दूसरी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SHICL के साथ साथ इन कंपनियों के प्रमोटर्स और डायरेक्टरों के सभी बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आदेश दे दिया। सेबी ने SIR ECL के सहारा की ही एम्बे वैली लिमिटेड की मालिकाना जमीन में
3,459 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट राइट्स भी अटैच कर लिए। इसी तरह दिल्ली के प्रोजेक्ट्स में 1436 करोड़ रुपए के राइट्स जो थे वो भी अटैच कर लिए। वर्सोवा में 1848 करोड़ के राइट्स अटैच कर लिए। इसी तरह सहारा ग्रुप के अन्य 64 स्पेशल पर्पज व्हीकल्स प्रोजेक्ट्स में 90% जो हिस्सेदारी थी उनको भी एक तरह से अटैच कर दिया। इसी तरह एम्बे वैली में 5,207 करोड़ की हिस्सेदारी भी सेबी ने जब्त कर ली। इसके अलावा बैंकों और कैश में उपलब्ध 1655 करोड़ रुपए भी सेबी ने जब्त कर लिए। सभी बैंकों को कह दिया गया कि सहारा ग्रुप की इन 2 कंपनियों का पैसा सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में भेज दे। सेबी के आदेश के साथ ही बैंकों ने सहारा के फाउंडर सुब्रतो रॉय, वंदना भार्गव, रविशंकर दुबे समेत कई लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। सुब्रतो रॉय समेत इन सभी की संपत्तियां भी जब्त कर ली गई। चूंकि सहारा ग्रुप की SIR, ECL और SHICL कंपनियों में सुब्रतो रॉय की हिस्सेदारी 70% थी, इसलिए भी सुब्रतो रॉय को ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना गया। सहारा से जुड़े बैंक अकाउंटों और संपत्ति को अटैच करने के बाद अब बारी थी सहारा के इस कथित स्कैम से जुड़े लोगों की अरेस्ट की, जिन्होंने कानून से छुपकर करोड़ों निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। इसलिए 15 मार्च के दिन सेबी सुप्रीम कोर्ट चली गई और सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय की डिटेंशन की याचिका डाल दी। इस पर सहारा ने तर्क दिया कि सेबी को सुब्रतो रॉय को डिटेंशन में लेने का अधिकार नहीं है। इस बीच सुब्रतो रॉय ने सेबी के चेयरमैन UK सिन्हा को सहारा मुद्दे पर लाइव टीवी डिबेट करने के लिए चैलेंज किया और इसके लिए अखबारों में इश्तेहार निकाले। इसी हफ्ते 22 मार्च के दिन सुब्रतो रॉय ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी पोती की अन्नप्राशनम सेरेमनी में दिल्ली में एक से एक बढ़कर बॉलीवुड स्टार से लेकर पॉलिटिशियंस और क्रिकेटर्स को इनवाइट किया, जिसमें सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, कोहली, रैना, युवराज, सोनू निगम, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, शीला दीक्षित, ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, श्रीदेवी, बोनी कपूर, विजय माल्या, सुषमा स्वराज जैसे देश के हर फील्ड के टॉप के लोग सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय की पोती की इस अन्नप्राशनम सेरेमनी में भाग लेने के लिए आए। लेकिन सुब्रतो रॉय का ये इनडायरेक्ट शक्ति प्रदर्शन काम नहीं आया। सहारा द्वारा निवेशकों के 24,000 करोड़ और 15% ब्याज की रकम को कैश द्वारा रिफंड करने की बात किसी के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि सहारा ने सेबी और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सबूत भी नहीं रखा था कि आखिर ये 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम उसके पास कैश में कैसे आई थी और वो कहाँ रखी थी, या ये पैसा उसने अगर बैंकों से निकाला होगा तो इसके ट्रांजैक्शंस कहाँ हैं, बैंक कौन सी हैं, वो खाते कौन से हैं। सहारा के इस बहाने पर चुटकी लेते हुए सेबी के तत्कालीन चेयरमैन UK सिन्हा ने कहा कि एक मशहूर मामला है, मुझे उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, जहां एक विशेष कंपनी ने दावा किया है कि उसने 20,000 करोड़ से ज्यादा रकम को सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया है और जिसमें से 90% से ज्यादा कैश में वापस किया है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर सोचें और विचार करें कि यह कहानी कितनी संभव और कितनी विश्वसनीय हो सकती है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा रकम 3-4 महीने के दौरान वापस कर दी गई, 5 साल या उससे ज्यादा समय में नहीं, और वह भी कैश के रूप में की गई। सहारा ने तर्क दिया कि रिफंड का प्रूफ उन 5 करोड़ डॉक्यूमेंट्स में है जो सहारा ने 127 ट्रक्स में सेबी को भेजे हैं। इस पर NDTV से बात करते हुए सेबी के काउंसिल अरविंद दातर ने कहा कि जिस तरीके से सहारा ने मटेरियल भेजी है वह उपयोगी नहीं है। सेबी ने सहारा के क्लेम को वेरीफाई करने के लिए सैंपल के तौर पर रैंडम 20,000 डिपोजिटर्स के नाम लिए जिन्होंने सहारा में पैसा लगाया था। उन्हें सेबी ने पत्र लिखकर भेजा कि वे रिफंड के लिए अप्लाई करें। इन 20,000 डिपोजिटर्स में से मात्र 68 लोगों ने ही सेबी को वापस लिखकर पत्र भेजा, यानी मात्र 1% लोगों ने, जैसा कि इस वीडियो में पहले ही डिस्कस किया जा चुका है कि सहारा द्वारा इन ट्रकों में भरकर भेजे गए डॉक्यूमेंट्स में जिन निवेशकों के नाम दिए गए थे, एड्रेस दिए गए थे, उनमें से बहुत से फर्जी थे, वे जेन्युइन नहीं थे। जैसे कलावती के मामले को आपने ऊपर देखा था, एक ही एड्रेस पर सैकड़ों लोगों के नाम दिखाई जाना। भले ही सहारा के कुछ इन्वेस्टर्स जेन्युइन होंगे, लेकिन जिस तरह सहारा के निवेशकों के नाम फर्जी पाए गए, एड्रेस फर्जी पाए गए, उससे इस बात का शक और बढ़ गया कि सहारा ने और लोगों का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में तो नहीं लगाया, यानी एक तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की कोशिश तो नहीं की। इसलिए ना वह निवेशकों की सही डिटेल्स दे पाए और ना ही रिफंड किए। सहारा स्कैम की जांच में सिर्फ ये नहीं पता चला कि ये एक इलीगल स्कीम थी जिसने सेबी से अप्रूवल नहीं लिया था, बल्कि अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी का मामला भी जुड़ गया। ऊपर से सहारा ने सेबी का सहयोग करने के बजाय उसे 127 ट्रकों में डॉक्यूमेंट्स भर के उसे उलझाने की कोशिश की, और जब रिफंड की बात आई तो ये कहकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन कर दिया कि उसने तो 90% पैसा कैश में दे दिया है। कहीं ना कहीं सहारा ग्रुप और सुब्रतो रॉय अब चारों ओर से फंस चुके थे। 10 अप्रैल 2013 के दिन छपी NDTV की एक रिपोर्ट में सीनियर पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि मुझे लगता है कि सहारा की अधिकांश जमा राशि भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, भ्रष्ट नौकरशाहों और फिल्म सितारों के काले धन और क्रिकेटरों के काले धन से आती है। हाँ, उनके पास असली निवेशक भी थे, लेकिन वह एक वर्ग है जो बहुत गरीब है, ज़्यादातर
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के इलाकों से हैं और यह वे वर्ग है जिसे ना तो बैंकों तक पहुंचे और ना ही उनकी आवाज़ है। तो अगर उनका पैसा गायब हो जाता है तो उनके पास कहीं जाने की जगह भी नहीं होती। सहारा ने जिन 3 करोड़ निवेशकों से पैसा लेने की बात कही, उनमें अधिकतर गरीब रेहड़ी वाले, चाय बेचने वाले या मजदूर लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे। लेकिन सहारा की चालबाजी के चलते उन सबका पैसा डूब गया। आगे की कोर्ट कार्रवाइयों में सुप्रीम कोर्ट सहारा से कहती है कि सहारा अपने इन्वेस्टर्स को वापस किए गए यानी रिफंड किए गए 22,885 करोड़ रुपए की डिटेल्स थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस कैश पेमेंट के या इस कैश के भी सोर्स जानने के लिए भी बैंक स्टेटमेंट्स भी मांगे कि सहारा के पास इतना पैसा कहां से आया, वो कहां रख रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कैश के पैसे के सोर्स जानने के लिए भी बैंक स्टेटमेंट्स भी मांगे। हालांकि सहारा के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, हाँ भटकाने के लिए बहुत कुछ था कि उसने सेबी के यहाँ भी 127 ट्रक भर के कागजात भेज दिए थे। अंततः तमाम बहसों और तर्कों के बाद 26 फरवरी 2014 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रतो रॉय के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया। इस तरह 28 फरवरी 2014 के दिन सुब्रतो रॉय को लखनऊ से अरेस्ट कर लिया गया, जहां सहारा का मुख्यालय था। इस तरह सहारा श्री सुब्रतो रॉय को दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। गोरखपुर में स्कूटर पर स्नैक्स बेचने से शुरू हुई ये यात्रा सुब्रतो रॉय को उस जाल में ले जाती है जिसका तीर्थ स्थान जेल होता है। सुब्रतो रॉय के जीवन को देखें तो किसी ने सही कहा था कि सुब्रतो रॉय अमीरों के रॉबिन हुड थे, जो गरीबों से पैसा लेते थे और अमीरों पर लुटाते थे। सुब्रतो रॉय की कहानी फिलहाल यहीं खत्म होती है। अगर सेबी और आरबीआई किसी अनफॉर्चुनेट घटना से बचाने के लिए जनता को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, तो आप और हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? आज ही अगले 60 और 65 साल के लिए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आज ही टर्म इंश्योरेंस लें। कम से कम इसके बारे में पढ़ें और जानें, डिटेल्स फिल करके प्लान्स जानें, ये आपके हित में है। पॉलिसी बाजार की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।